देखें, यदि धोखे से आपकी संपत्ति को बेच दिया गया है, मान लेते हैं धोखा दे दिया कि धोखे से जो भी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, उसको बेच दिया गया। भाई है, चचेरा भाई है, या एक तरह से परिवार का कोई सदस्य है, जाके पैतृक संपत्ति है, पूर्वज का नाम है, दूसरे को बेच दिया। अब यहाँ पे एक तरह से अगर संपत्ति का क्या होता है ना, संपत्ति का जब सही तरीके से बंटवारा नहीं होता है तो उसमें क्या होते हैं, पूर्वज के नाम ही दर्ज होते हैं, और पूर्वज के नाम दर्ज होते हैं तो इसमें जो है एक और आके उस संपत्ति को बेच देता है। मतलब कोई वैसा निकला, सोचते हैं कि इसमें तो मेरे पूर्वज का भी नाम है, इसको बेच दो। लेकिन क्या ऐसा अगर कोई करता है या अगर कोई कर दिया तो ऐसा नहीं है कि उसका रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल कैंसिल होगा। देखें, उसका जितना उस व्यक्ति का हिस्सा है, अपना शेयर है, वंशावली के आधार पे उससे अधिक वो पैतृक संपत्ति है, सबका अधिकार है। तो वंशावली के हिसाब से जितना आपका शेयर बनता है सिर्फ उतना ही आप ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे अगर कोई करता है तो ठीक है, उसके लिए कानून है। अगर आप एसडीएम के पास जाते हैं, है ना, या डीएम के पास जाते हैं, जिला अधिकारी हैं, या मान लेते हैं उससे नीचे तो जाने की बात ही नहीं है कि वहां पे उनका एक अलग लेवल का पावर होता है। आप अनुमंडल स्तर से जो ऊपरी अधिकारी हैं या अनुमंडल स्तर के जो अधिकारी हैं वहां पे आप जा सकते हैं। लेकिन उससे क्या फायदा होगा, तो रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी आपकी। आप ठीक है, आप उस पर केस फाइल कर सकते हैं, आप उस पर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्री हो जाती है, आपका एक बार रजिस्ट्री हो जाता है तो वो कैंसिल फिर आपको जो है सिविल सूट करके ही कराना होगा। रजिस्ट्री कराने, कैंसिल कराने का प्रावधान है, हाँ, लेकिन आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उन्होंने जो संपत्ति बेचा वो संपत्ति गलत है, गलत है। आज ऐसा ही कुछ सवाल है, चलिए पहले एक बार सवाल को देखते हैं और उसके बाद उसको समझते हैं। इनका सवाल है कि पैतृक संपत्ति को जो है यानी इतना को बिना बताए धोखे से बेच दिया गया। जमीन खतियान जो है यानी खेवट नंबर की है, झगड़ालू जमीन लिखवाकर बेच दी है। क्या जो है हरियाणा के एसडीएम को आवेदन देने से रजिस्ट्री कैंसिल जो है करके जमीन वापस मिल सकती है? प्लीज हमें अब जो है बताएं। देखिए, अधिकारी को आप आवेदन दे सकते हैं, उस पे जो है एक तरह से गलत तरीके से जमीन बेचने का आरोप लगा सकते हैं। लेकिन आप चाहेंगे कि रजिस्ट्री को कैंसिल करा देना तो वो संभव नहीं है। आप इसके लिए सिविल सूट दायर करें। और आप सबसे बड़ी बात है जो आप देख रहे हैं कि ये बिक्री का आप संपत्ति जो है बिना बताए 2013 में बेचा गया और अभी आप समझ सकते हैं कितना साल हो गया। और तो इतने साल बाद जो है ना, आप तो और भी अधिकारी के पास जो है ठीक है, आप क्या कंप्लेन करेंगे वहां पे, इतने दिन से आप कहाँ थे, आपको नहीं पता था, बहुत तरह की बातें होती है। तो अभी तो इसमें सब ज्यादा लेट भी करना सही नहीं होगा कि आप जो है एक रजिस्ट्री संबंधित विवाद अगर है तो 3 साल के अंदर जाना चाहिए। अगर आप नहीं गए तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो संपत्ति है यहाँ पे कि जो एक तरह से गलत तरीके से बेचा गया है, तो उस केस में आप यहाँ पे सिविल सूट करें। और करने के बाद, ठीक है, करने के बाद आपका जो भी आपकी संपत्ति है उससे संबंधित जो भी दस्तावेज है उसको भी लाने का, ओरिजिनल निकालने का प्रयास करें। हो सकता है कि कोर्ट में आपको उसको देना पड़े। सवाल है कि सर मेरे जमीन का जो है खाता नंबर सही है, चौहद्दी भी सही है, लेकिन प्लॉट नंबर गलत हो गया है और दोनों पार्टी जो है मर चुके हैं और लिखने वाला का जो है वारिस जो आनाकानी कर रहा है, तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले लिखने वाला का वारिस अगर आनाकानी कर रहा है तो जमीन तो आपका अगर कब्जा में होगा ही, है ना। चौहद्दी भी अगर सही है लेकिन प्लॉट नंबर अगर गलत है ना, तो वही सबसे बड़ा मिस्टेक है। अब ये है कि लेकिन आप यहाँ पे अगर क्या होता है कि जो आपकी ये जमीन है इसका जो आपका खाता है, मान लेते हैं इसका 100 नंबर का खाता है, लेकिन प्लॉट होना चाहिए था 25 नंबर का, लेकिन गलती से हो गया मान लेते हैं 27। लेकिन जो इस पे चौहद्दी मेंशन है इधर का ये 25 का ही है। तो न्यायालय में आप जा सकते हैं। यहाँ पे 4 जगह सही है, मतलब 4 पोजीशन जो है यानी एक मिस्टेक हो गया, समझ गई ना। अब यहाँ पे होता क्या है कि क्या होता है कि चौहद्दी भी आपका सही नहीं है, प्लॉट नंबर भी सही नहीं है, तो वो दिक्कत भी सही नहीं है,
तो वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। चौहद्दी आपका उस 25 नंबर के प्लॉट को ही दर्शा रहा है, तो आप वहां पे कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो गया है और इसका सुधार किया जाए, और उसमें जो भी उनके वंशज हैं उस पर भी केस फाइल होगा, उसको भी जवाब देना पड़ेगा उन्होंने कौन, उनके पूर्वज या उन्होंने उनके द्वारा कौन सी संपत्ति उनको बेची गई है। सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा सवाल यह है कि 1993 में मेरे दादा 22 कट्ठा जमीन बेचने का जो है बयाना की खरीदने वाले को पूरा पैसा नहीं दिया और जमीन कब्जा करके रखा। देखिए, कब्जा करके वो संपत्ति को रखा है, ठीक है, आप उस संपत्ति के मालिक है, अगर पैसा नहीं दिया है तो पूरा पैसा नहीं दिया है तो पूरा पैसा नहीं देगा तो आप संपत्ति को लिखेंगे भी नहीं। लेकिन आज ये बहुत पहले का मामला है, और अभी अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप चाहे तो उस पर एक्शन ले सकते हैं। अगर वो एक तरह से एग्रीकल्चर जमीन है कि बहुत लंबा समय हो गया है, सबसे बड़ी बात होती है कि जो प्रॉपर्टी सारा पैसा हम ले लेते हैं तभी प्रॉपर्टी को हैंड ओवर करते हैं। तो अगर इतने सालों से है तो आप, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो आप आसानी से उस पर केस फाइल कर सकते हैं कि आपकी संपत्ति को वो गलत तरीके से कब्जा किए हुए, अगर वो पूरा पैसा नहीं दे रहा है तो। सवाल है कि एक बेटे ने अपने पैसे से माँ के नाम प्रॉपर्टी खरीदी है, पैसा सारा बेटे का ही लगा हुआ है, लगाए काली माँ के नाम पर जो है यहाँ पे करवाई गई है। माँ के 2 बेटे हैं, जिसमें से जिस बेटे का पैसा लगा उसको ही में हिस्सा नहीं देना चाहती है, दूसरे को देना चाहती है। क्या कार्रवाई हो? आपने जो पैसा लगाया आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि आपने जो व्यक्ति को पेमेंट किया है आप किसके द्वारा किया, चेक के द्वारा किया, और वो संपत्ति जो आपने पैसा दिया वो आपका कमाई का संपत्ति है, कमाई किया हुआ पैसा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तभी आप इस बात को साबित कर पाएंगे कि वो पैसा आपका लगा हुआ है। अन्यथा वो प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार माँ का ही होगा और माँ वो संपत्ति किसी को भी दे सकती है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन आप न्यायालय में अगर जाते हैं, उसके विरुद्ध एक तरह से केस फाइल करते हैं, तो उस केस में अगर आप ये साबित करने में सफल हो जाएंगे कि आपने पैसा लगाया है, तभी यहाँ पे आपको वो संपत्ति जो है वो वापस मिल सकता है। सवाल है कि माता विधवा है, माता की स्वअर्जित जमीन है, इसने खरीदी थी और उसके 1 साल बाद उसमें बेटे बेटी को हक दिया। अब बेटी विवाहित है तो बेटी खेती करने से जो है रोक रही है, माता अपना दिया हुआ हक वापस लेना चाहती है, तो कानूनी उपाय क्या है? देखिए, देखें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे माता की जो संपत्ति है वो स्वअर्जित है, तो वो अब उन्होंने दिया तो वो किस तरीके से दिया? मान लेते कागज बना दिया, तो माँ यहाँ पे अगर माँ स्वतंत्र है, दोबारा क्या होता है कि जैसे किसी भी तरीके से दिया है, आज माता के द्वारा बेटे को फिर से वसीयत कर दिया जाए, ठीक है, तो वो वसीयत जो होगा यानी फिर दोबारा बेटे पर लागू हो जाएगा कि मतलब पहला वाला जो तरीका फॉलो किया गया वो सारा रद्द हो जाएगा। इसलिए कि स्वअर्जित संपत्ति में वो स्वतंत्र है। मतलब माता मान लेते हैं कि दोनों को संपत्ति दिया, ठीक है, पहले दोनों को दिया, बाद में ठीक है कुछ दिन के बाद माता के द्वारा ही ये किसी एक को दे दिया गया, तो बाद में यहाँ पे जो किया गया यहाँ पे वो मान्य होता है, ना कि जो पहले किया गया वो मान्य होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। मतलब अगर पहले वसीयत 2 को किया गया, बाद में नहीं, फिर दोबारा कर दिया गया, तो पहला वाला वसीयत जो है वो ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और दूसरा वाला जो वसीयत है वही मान्य होगा कि जो बाद में किया गया है, इसलिए कि उनकी संपत्ति जो है वो अर्जित थी है। सवाल है कि 3 भाई में बंटवारा हो गया, उसमें से 2 ने जमीन अपना अपना ले लिया, एक के पास 50 का स्टैंप में उसके पापा द्वारा लिखा गया हूं कि बचा हुआ जमीन अब उसका है, तो वो स्टाम्प का वैल्यू है कि नहीं, सिविल कोर्ट में बताएं। देखें सबसे पहले जो है, अगर वो जो स्टाम्प पे लिखा गया है वो अगर देखिए कोई भी संपत्ति किसी को भी दे तो उसका कोई रजिस्टर्ड तरीका है तभी संभव है, अन्यथा मान लेते कि स्टाम्प पेपर ले आए और लिख दिए, आज वो जो लिखने वाले लोग हैं वो भी जीवित नहीं है, तो उसका क्या मान्यता रह जाएगा? कुछ मान्यता नहीं होगा। तो इस तरह का डॉक्यूमेंट अगर है और रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कोई भी मान्यता न्यायालय में नहीं होगा, यानी न्यायालय में उसका कोई वैल्यू नहीं है। सवाल है कि सर पैतृक संपत्ति में अगर वसीयत मान्य नहीं होती है, आपने कहा था, ये कानून कब से? देखिए
जो पैतृक संपत्ति है ना, अगर इसमें अगर देखा जाए तो वसीयत आप किसी को बिना बंटवारा किए हुए, अपना अलग हिस्सा किए हुए नहीं कर सकते। मतलब आपका सही तरीके से जब तक अलग से हिस्सा नहीं हुआ तो आप किसी को वसीयत कैसे कर देंगे, है ना। तो ये नियम है। उसके अलावा मतलब अगर मान लेते हैं कि आपका अलग हिस्सा हो गया है तो फिर आप किसी को वसीयत कर सकते हैं। वो पैतृक भी होगा तो भी होगा, लेकिन उसका सही तरीके से अगर बंटवारा हो जाए, सब अपना अपना संपत्ति में शेयर ले ले। मान लेते हैं कि 4 भाई है, अब 4 भाई का पैतृक संपत्ति एक तरह से रजिस्टर तरीके से बंटवारा हुआ। अब एक भाई किसी एक भाई को वसीयत करना चाहता है तो कर सकता है, पैतृक संपत्ति भी है तो भी वसीयत होगा। सवाल है कि महोदय मेरी पट्टे की जमीन है और मैं 2015 तक जो यहाँ पे बीज था, इसके बाद कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया और पुलिस को पैसा देकर जो है वो कब्जा किया और मुझे कब्जा देने से मना कर रहा, पुलिस भी मना कर रहा। इसमें कौन सी प्रक्रिया करूं ताकि मैं जमीन मुझे मिल जाए। देखिए ये सब के लिए आप फिलहाल मान लेते हैं प्रशासन भी अगर मिला हुआ है और आपका साथ नहीं दे रहा है तो उस केस में सबसे जो अच्छा विकल्प यही है कि आप उसके ऊपर एक तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास भी केस फाइल कर दें। उसके अलावा आप चाहें तो मजिस्ट्रेट के बाद जो है अगर वहां से मामला का पूरा हल नहीं होता है तो सिविल न्यायालय में भी केस फाइल कर दें। आप अपना दावा करें, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, देखिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसी हिसाब से आप दावा कर सकते हैं। अन्यथा अगर डॉक्यूमेंट आपका लूज है, ठीक है, तो फिर आपका दावा जो है वो मान्य नहीं होगा। सवाल है कि मेरे पिता के नाम से खतियानी भूमि है, मेरे पिता अपने जीवन काल में बंटवारा करके मेरी माता और मेरे बड़े भाई के नाम से जमाबंदी अलग अलग करवा दिया और बिना खेसरा का जो है उल्लेख किए रसीद काटने लगा। जमाबंदी में खेसरा अंकित नहीं होने के कारण जो बिक्री हुई है तो क्रेता का दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। कृपया समाधान बताएं। देखिए जो भी उनका खतियानी भूमि है तो बंटवारा करने के बाद जो है जमाबंदी अलग अलग तो करवा लिए, लेकिन अब उसमें खेसरा का उल्लेख नहीं है तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। अब जमाबंदी अगर है, जमाबंदी कायम हो गया, मतलब उस खेसरा अंकित नहीं है कि कौन सा आपका प्लॉट है, तो स्वाभाविक है जो आप बेचेंगे वो वहां पे उसका दाखिल खारिज नहीं होगा। तो आप यही कर सकते हैं कि जो पिता का खतियानी भूमि है, आज वर्तमान में जो भी जिनके नाम से खतियान दर्ज है, तो आप अपना एक दस्तावेज तैयार कर लें कि आपके नाम से लैंड को ट्रांसफर करने का, और उसके बाद जो है यानी जो भी आपका मान लीजिए पिता के नाम से ही जमाबंदी है उसको ट्रांसफर करने का, और साथ में आपके पास जो रिकॉर्ड में प्लॉट अवेलेबल है वो सब ले लें। लेकिन इसमें आपको नो ऑब्जेक्शन चाहिए उन लोगों का जो कि आपके परिवार के लोग हैं और उनका नाम या उनके पूर्वज का नाम, उनके पिता का नाम, उनके दादा का नाम खतियान में दर्ज है, तो उनका भी नो ऑब्जेक्शन अगर हो जाएगा तो वो सारा कुछ आप एक तो मान लेते हैं कि नाम पे ट्रांसफर भी हो जाएगा और साथ में जमाबंदी में सारा खेसरा भी इंफॉर्मेशन में यहाँ पे आ जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।